नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1 से। मोहन मांझी होंगे ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया है। केवी सिंह देव और प्रवती परिदा डिप्टी सीएम होंगे। ओडिशा में कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी खबर आ रही है, संसद का विशेष सत्र 24 जून को संभव है। 24 से 25 जून को सांसदों का शपथ ग्रहण संभव है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो सकता है। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की समर्थकों से अपील है, सोशल मीडिया हैंडल से हटा सकते हैं मोदी का परिवार। पीएम मोदी ने समर्थन के लिए सभी को कहा धन्यवाद। एक और बड़ी खबर, रायबरेली में राहुल गांधी का बड़ा बयान। अगर प्रियंका वाराणसी में लड़ी होती तो पीएम हार जाते, राहुल गांधी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में जैसे तैसे जीते हैं, राहुल गांधी ने कहा है। बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को सदन का नेता चुना गया है। कल सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। प्रधानमंत्री मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। और चुनाव खत्म होते ही एक्शन में योगी सरकार। यूपी में नई तबादला नीति को मंजूरी। कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। योग दिवस पर श्रीनगर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बड़ी खबर आ रही है, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। परीक्षा की पवित्रता हुई प्रभावित। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, एनटीए को नोटिस जारी, काउंसलिंग पर रोक से इनकार। और यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार का बयान, यूनिवर्सिटी में साल में 2 बार दाखिला। जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी में होंगे दाखिले। यूजीसी ने दी मंजूरी। 2024-25 सेशन से नियम लागू होंगे। इन सभी खबरों के साथ अब आपके लिए जानना जरूरी है कि कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए फिक्र आपकी में लेकर आए हैं। पहली खबर, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने क्यों किया सिखों का अपमान। आज पाकिस्तान को सिखों से जुड़ा 12 बजे का बलिदानी इतिहास याद दिलाना जरूरी है। दूसरी खबर, रियासी हमले का पीओके कनेक्शन। क्या पीओके पर फाइनल फैसला लेने का सही समय यही समय है? तीसरी खबर, अखिलेश यादव करहल की विधानसभा सीट छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने 300 पार का नारा क्यों दे दिया है? चौथी खबर, संगीत सोम और संजीव बालियान में कलह सामने आई। क्या यूपी में भीतरघात से बीजेपी की कम हुई सीटें? और पांचवी खबर, ताइवान पर चीनी कब्जे का सरप्राइज प्लान कब होगा, कैसे होगा? एक्सक्लूसिव खबर हम आपको देंगे। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का रियासी हमले में सीधा लिंक पता चला है। रविवार को जम्मू के रियासी में आतंकी हमला हुआ था। चलती बस पर पाकिस्तानी आतंकियों की फायरिंग में 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। इस हमले पर बड़ा खुलासा यह है कि इसकी योजना 3 महीने पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बनी। हमारे पास इसे साबित करने के लिए सूत्रों से बड़ी जानकारी है। पीओके के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन यह रिपोर्ट दिखाने से पहले कुछ जरूरी सवाल। भारत में तमाम हमलों का कनेक्शन पीओके से क्यों जुड़ जाता? क्या पीओके भारत में मिलेगा तभी आतंकी साजिशें बंद होंगी? क्या पीओके पर फाइनल फैसला लेने का समय यही है? आपको ध्यान होगा, चुनाव के समय प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तक लगातार पीओके पर बयान दे रहे थे। टीवी 9 भारतवर्ष पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पीओके मोदी सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल है। भारत पीओके को वापस लेने का संकल्प ले चुका है। तो क्या रियासी हमले का बदला पीओके को भारत में मिलाकर ही पूरा होगा? मालूम नहीं है कि उनके पास ऐसा फैसला क्यों होना चाहिए? रियासी में आतंकी हमले पर पीओके कनेक्शन को उजागर करती एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है। रविवार को जम्मू के रियासी में आतंकी हमले का प्लान पीओके में 3 महीने पहले बना था। उसका सबूत ये वीडियो है, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 300-400 जिहादी नजर आ रहे हैं। भारत के खिलाफ भड़काऊ बातें की जा रही हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से खबर है कि आईएसआई के इशारे पर आतंकियों की यह सभा पीओके के खाईगल गांव में बुलाई गई थी। इस सभा में कश्मीर में मारे गए आतंकी अब्दुल वहाब का वारिसी खत पढ़ा गया था। ये खत पढ़कर पीओके के युवाओं को भारत के खिलाफ जिहाद के लिए भड़काया गया था। टीवी 9 भारतवर्ष पर हमने एक दिन पहले खुलासा किया था कि रियासी में श्रद्धालुओं की चलती बस पर फायरिंग पाकिस्तान के 2 आतंकवादियों ने की थी। 40 राउंड फायरिंग से 9 श्रद्धालुओं की जान ली थी। हमले के दौरान बस खाई में जा गिरी थी। कई घायल श्रद्धालुओं की आंखों देखी खौफनाक मंजर बयां कर रही थी। हम ऑन रोड पे केवल एक ही को देखे थे
गोली जब सबसे पहले चला तो उसी को देख पाते क्योंकि हम आगे बैठे हुए थे। हाँ, उसके बाद में हम नहीं देखे कि गोली कहाँ से आ रही थी क्योंकि बस नीचे गिर गई थी तो दिखा नहीं कि कहाँ से गोली आ रही थी। दर्शन करके जैसे हम वहाँ से निकले तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था ऐसा फटाके से छूटना शुरू हो गया और शीशे से फूट गए और कुछ सेकंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली गई। खाई में जाने के बाद में भी नीचे गिरने के बाद भी कुछ सेकंड फायरिंग चली थी। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और फायर होता रहा, तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। TV9 भारतवर्ष की टीम मौके पर पहुंची थी। ग्राउंड की पड़ताल में कई चौंकाने वाली बातें पता चली थी। एक बड़ी जानकारी ये मिली थी कि इस हमले का मास्टरमाइंड आतंकी अबू हमजा था। अबू हमजा लश्कर का टॉप कमांडर है। कई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड 26/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपियों में से एक। उस पर 10 लाख का इनाम है और वो पुंछ और राजौरी के जंगलों में सक्रिय है। इसके अलावा एक खुलासा यह भी हुआ था कि इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन TRF ने ली थी। अब चूंकि रियासी हमले पर POK कनेक्शन सामने आ चुका है तो सूत्रों से यह भी खबर है कि POK में हुई इस सभा में भी TRF के आतंकी शामिल हुए थे। TRF के अलावा जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के आतंकी भी जुटे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सभा के जरिए भारत पर हमले की जो योजना बनाई गई थी उसका एक मकसद जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को डिस्टर्ब करना भी था। बस में सवार माता का जयकारा लगाने वाले श्रद्धालुओं को टारगेट करके जम्मू कश्मीर के लोगों में फिर से दहशत भरने का प्लान था। TV9 भारतवर्ष को पाकिस्तान की साजिशों पर खुफिया सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान कश्मीर को फिर से डिस्टर्ब करने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की नापाक योजना बनाई जा रही है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ISI ने POK में कई ट्रेनिंग कैंप बंद कर दिए थे, लेकिन अब उन्हें फिर से एक्टिव कर दिया गया है। ऐसा करके ISI अपने जिहादी तंजीमों को दोबारा खड़ा कर रही है। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उस पर FATF की तलवार हट चुकी है और IMF और चीन की मदद से आर्थिक संकट भी कम हुआ है। लेकिन यह कोशिश पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूल हो सकती है क्योंकि मोदी 3.0 में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का अंतिम हल निकालने पर चर्चा जोरों पर है। पाकिस्तान को इसकी कीमत POK गवा कर चुकानी पड़ सकती है। ये गुस्सा, ये नाराजगी पाकिस्तान के खिलाफ है। रियासी हमले के बाद लोग मोदी सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह रियासी हमले का इंतकाम लिया जाए। देश के लोगों की इस नाराजगी से मोदी सरकार भी वाकिफ है। इसीलिए आज जब विदेश मंत्री S जयशंकर ने नई सरकार में कार्यभार संभाला तो पाकिस्तान को आईना दिखाया। संकेतों में कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हल निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor। जानकारों की माने तो ये ठोस हल बिना POK के भारत में मिलाए नहीं निकल सकता है। शायद सरकार भी इस बारे में कुछ सोच रही होगी। याद कीजिए चुनाव में किस तरह POK का मुद्दा लगातार छाया हुआ था। भारत की हर सरकार का एजेंडा POK होना चाहिए क्योंकि POK भारत का हिस्सा है और हमारी देश की संसद का कमिटमेंट है। और अब जबकि रियासी में पाकिस्तान की ISI ने निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोलियां चलवाई हैं, POK कनेक्शन सामने आया है, तब जानकारों के मुताबिक POK पर एक्शन लेने का ये सही समय है। और भारत के इसी सही समय के बारे में सोचकर पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। सुनिए POK के पूर्व PM राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने इसके बाद क्या डर जताया। रियासी हमले के बाद पाकिस्तान को POK में किसी भी भारतीय सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान हर बार साजिश रचता है, हर बार उसे जवाब मिलता है, लेकिन अब की बार POK में आतंक की दुकान पूरी तरह से बंद करने का वक्त आ चुका है।
एक टाइमिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। यह पूरा घटनाक्रम तब हुआ जब पीओके के अंदर बहुत विरोध हो रहा था पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तान की सरकारों का, और उसी टाइम पर यह पूरी प्लानिंग रची जा रही थी। यह एक बहुत पुरानी पाकिस्तान की डिस्ट्रैक्शन और डिफ्लेक्शन वाली टेक्निक। पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के बाद अब रुख करते हैं देश की बड़ी राजनीति की खबरों का, और यह बड़ी खबर 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश से है। इस राज्य में मिली जीत से जहां इंडिया गठबंधन का जोश हाई है, बीजेपी में जबरदस्त खलबली है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी यूपी के दो लड़कों की जोड़ी संसद में मोर्चा लेने को तैयार है। वहीं बीजेपी में हार को लेकर पश्चिमी यूपी के दो बड़े नेताओं में तलवारें खिंची हुई हैं। अखिलेश यादव ने आज यह साफ कर दिया कि वो दिल्ली की राजनीति करेंगे, मतलब करहल विधानसभा सीट से वो इस्तीफा देंगे और कन्नौज के सांसद के तौर पर लोकसभा में अपनी आवाज उठाएंगे। कन्नौज से जीत के बाद लखनऊ में हुई बैठक में पार्टी के सांसदों ने उनसे लोकसभा में रहने की अपील की। करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया, और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने आज इसके साथ ही 300 पार का नारा भी दिया। सवाल है ये कि नारा उन्होंने दिया क्यों, और सवाल यह भी है कि अगर वो विधायक पद छोड़ेंगे तो फिर यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। इन सवालों का जवाब देती ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाएंगे, और गांव, गरीब और जो हमारे तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनों को जोड़ करके अपने साथ लगातार इसी तरीके से कदम मिला करके चलने का काम करें। दिल्ली कूच करने से पहले अखिलेश यादव ने सैफई में नेताओं के साथ मीटिंग की और यूपी में जीत के लिए उनका धन्यवाद जताया। वो मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट छोड़ने का मन बना चुके हैं। मैनपुरी से ही उनकी पत्नी डिंपल यादव दूसरी बार सांसद चुनी गई हैं, लेकिन लोकसभा में प्रवेश से पहले कार्यकर्ताओं को उन्होंने नया टारगेट दे दिया। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा, पार्टी का अगला लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का रहेगा। इसलिए अभी से 2027 की तैयारी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से जुट जाएं। इस बार हमें 300 विधायकों के साथ 2027 में यूपी में सरकार बनानी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि केंद्र में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो उसमें अखिलेश यादव की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा नहीं होने देना चाहते और उन्होंने 300 पार का नारा दिया है। अब दूसरा सवाल यह है कि जब अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति करेंगे तो फिर उनकी जगह सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। इस सवाल का जवाब उन्होंने क्या दिया, ये सुनिए। आपकी सीट छोड़ने के बाद विपक्ष क्या नेता के तौर पे किसको अभी आगे लाने का नेता प्रतिपक्ष वो हम लोग तय कर लेंगे। फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का और वोट बढ़े। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के मामले पर अखिलेश यादव बेशक खोलकर कुछ भी नहीं कह रहे हों, लेकिन ऐसा तय माना जा रहा है कि इस बार इस पद को वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देंगे, बल्कि पीडीए फॉर्मूला के तहत किसी गैर यादव अथवा दलित को इस पद को देंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को 37 सीटें आई, जिसके पीछे उनके पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले फैक्टर की बड़ी भूमिका है। इसलिए हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष पद के लिए भी वो पीडीए वाला दांव खेलें, ताकि 2027 के मिशन 300 को पूरा किया जा सके। अखिलेश यादव को 2027 में उम्मीद दिख रही है, लेकिन अब जब यह लगभग तय है कि अखिलेश यादव संसद जा रहे हैं, तो एक और अच्छी तस्वीर आप 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से देख सकते हैं। अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों एकमात्र पति पत्नी होंगे जो संसद में एक साथ नजर आएंगे। अखिलेश यादव कन्नौज, जबकि उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव जीतेंगे। अखिलेश यादव जब सैफई में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, उसी दौरान
आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंचे। कांग्रेस ने यूपी में मिली जीत के बाद कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए वो रायबरेली पहुंचे। उनके साथ अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा भी मंच पर मौजूद थे। यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा है। राहुल के मंच पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनका भी आभार जताया गया। अखिलेश यादव का करहल विधानसभा सीट छोड़ना तय है। सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या करेंगे। राहुल गांधी यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड दोनों सीट से जीते हैं। ऐसे में अब उनको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। बड़ा सवाल है, राहुल गांधी रायबरेली की विरासत संभालेंगे या फिर वायनाड में बने रहेंगे। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार तो जता दिया, लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी रायबरेली में अपने परिवार की विरासत को संभालेंगे। मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। वैसे मंच पर जब गांधी परिवार आभार जता रहा था, इस दौरान प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी का किस अंदाज में परिचय दिया, इससे आपको इस बात के संकेत मिलेंगे कि राहुल रायबरेली रहेंगे या वायनाड। राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। रायबरेली के मेरे प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी जो आपके नए सांसद हैं, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई। ये हुई ना बात। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को रायबरेली में जुटे कार्यकर्ताओं ने बताया कि राहुल गांधी अब यहीं रहेंगे, वो रायबरेली नहीं छोड़ेंगे। रायबरेली और अमेठी की जनता ने कहा कि राहुल आइए, हमें रायबरेली रहिए, और ये नारा लगाया। और भैया ने कहा भी, ये आश्वासन दिया है कि आप लोग रहें, हम रहेंगे यहाँ पर, ऐसा उन्होंने बिल्कुल। रायबरेली के हैं और रायबरेली राहुल जी की है। राहुल गांधी जी रायबरेली के हैं, रायबरेली में ही रहेंगे। इनका परिवार पूरा रायबरेली से ही है। रायबरेली ये नहीं छोड़ेंगे, वायनाड इस्तीफा दे देंगे, रायबरेली नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी रायबरेली से 3,90,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, जबकि वायनाड से 3,64,000 वोट से जीत हासिल की है। मेरी जो इच्छा है वो ये है कि रायबरेली से ही सांसद रहे, ये मैं दिल से चाहता हूँ। नतीजों के बाद ये खबर आई थी कि जिस सीट से वो ज्यादा वोट से जीतेंगे, वहीं से वो सांसद बने रहेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भी जब सोनिया गांधी रायबरेली गई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो रायबरेली को अपना बेटा सौंप रही हैं और राहुल रायबरेली की जनता को निराश नहीं करेंगे। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। इन्हीं संकेतों और कार्यकर्ताओं के दावों के आधार पर ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली में अपने परिवार की विरासत संभालेंगे। भैया आइए, रायबरेली रहिए, ये नारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के सामने लगाया। और इनका कहना है कि राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर आश्वासन दिया कि वो रायबरेली नहीं छोड़ेंगे, वायनाड शायद छोड़ देंगे। हुए गेस्ट हाउस रायबरेली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारत पर। लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन राज्य के 200 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर आगे रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कोशिश 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलकर इस जन समर्थन का फायदा लेने की। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने
अयोध्या में बीजेपी की हार पर भी जमकर तंज किया। भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। राहुल गांधी ने अयोध्या का जिक्र करते हुए वाराणसी की भी चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो नतीजे कुछ और होते। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। तो क्या प्रियंका जो हैं वो वाराणसी से चुनाव लड़ने की सोच रही थी? सवाल खड़ा होता है, सोचने वाली बात है। खैर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विरोधी पार्टियों में जहां नतीजों से जोश हाई है, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, तो बीजेपी में हार के साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के अंदर की फूट खुलकर सामने आ गई है। मुजफ्फरनगर की सीट हारने के बाद इस इलाके से आने वाले 2 बड़े नेता संजीव बालियान वर्सेस संगीत सोम का चैप्टर अब सबके सामने है। ये मसला क्या है, ये पूरी रिपोर्ट देखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी को मिली हार की समीक्षा शुरू हो गई है। इस सीट से उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने नाम लेकर यह दावा किया कि उनकी हार के पीछे पार्टी के नेता संगीत सोम का हाथ है। आरोप लगे तो सरधना के विधायक रहे संगीत सोम ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जाए तो। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा आके। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए। संगीत सोम जब चुनाव हारे तो उन्होंने खुले तौर पर किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन संजीव बालियान खुलकर उनका नाम ले रहे हैं। इस चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी के संजीव बालियान के सामने समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक थे। हरेंद्र मलिक को कुल 4,70,721 वोट मिले। वहीं बीजेपी नेता संजीव बालियान को 4,46,049 वोट मिले थे। अब संजीव बालियान ये दावा कर रहे हैं कि उनकी हार की वजह भीतरघात है। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। संगीत सोम का कहना है कि उनके अपने इलाके सरधना में पार्टी बराबर पर रही, लेकिन बुढ़ाना और चरथावल जैसी विधानसभा में बीजेपी पीछे रह गई। बुढ़ाना और चरथावल जाट बहुल इलाका है। संजीव बालियान जाटों के नेता हैं, जबकि संगीत सोम राजपूतों के। इसका मतलब पश्चिमी यूपी में ये लड़ाई अब जाट वर्सेस ठाकुर बनाने की हो रही है। शायद इसलिए ये मसला अब बिरादरी तक पहुंच गया है। संगीत सोम ने मांग की है कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो नेतृत्व के स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए।
संगीत सोम और संजीव बालियान का राजनीतिक सफर एक साथ शुरू हुआ था और मुजफ्फरनगर दंगे में दोनों का नाम उछलने से उन्हें सियासी पहचान मिली। संगीत सोम विधायक बने और संजीव बालियान केंद्र में मंत्री। लेकिन 2022 में संगीत सोम विधानसभा का चुनाव हार गए। यहीं से संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच विवाद पनपा। संगीत सोम को अपनी हार के पीछे जाट वोट कम पड़ने को वजह मान रहे थे। इसी वजह से दोनों नेताओं में विवाद गहराने लगा। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दोनों ही नेताओं की सियासी अदावत खुलकर सामने आ गई। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले नजर पड़ती है कि फॉल्ट लाइंस कहां-कहां थी। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में फॉल्ट लाइंस साफ दिखाई दे रही हैं। संगीत सोम और संजीव बालियान की लड़ाई अब ठाकुर बनाम जाट होती नजर आ रही है। जिस तरह संगीत सोम अपनी हार की वजह जाट वोटों का कम पड़ना मान रहे थे, वैसे ही संजीव बालियान को अपनी हार में ठाकुर वोटों का छिटकना नजर आ रहा था। जाट और ठाकुर दोनों वोटर पश्चिमी यूपी के इलाके में बड़ी ताकत रखते हैं। पश्चिमी क्षेत्र जिसे यूपी का जाट लैंड कहा जाता है, वहां जाटों की आबादी 17 से 18% है, जबकि राजपूत 8 से 10% है। पश्चिमी यूपी के हारे हुए बीजेपी नेताओं के बाद अब खबर उन नेताओं की जो जीतकर दिल्ली पहुंचे हैं, इसीलिए पीछे की तस्वीर भी बदल गई है। मोदी 3.0 में मंत्री बनाए गए हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ऑफिस में कामकाज संभाल लिया। इनके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर लिया। हमने आज नेताओं के ऑफिस की एक रील तैयार की है। देखिए कैसे पूजा पाठ और आशीर्वाद के साथ कई नेताओं ने अपनी पारी की शुरुआत की। The two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat first and Vasudhaiva Kutumbakam. माता की जय, नर्मदा मैया की जय। राजनीति में हम अपने देश की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। किसानों की सेवा, जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। इस भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता है, उनकी सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग तत्पर सेवा के पर्व पर सदैव अग्रसर रहने की कोशिश करेगी। देखिए, हर पद चुनौती भी है, अवसर भी है। मैं इसको अवसर मानता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा जिम्मेदारी मुझे दिया है। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मां महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत उत्प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई, और ये जिम्मेदारियां दल के आधार पर नहीं होती, व्यक्ति के आधार पर होती हैं। कौन सा व्यक्ति कितना अनुभवी है, किसके पास किस मंत्रालय को आगे लेकर जाने की सोच है, इस उद्देश्य के साथ ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं।
सच में बताओ, ये तौलिया वाली परंपरा कहाँ से आई है? जिम्मेदारी मुझे दी है, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है और आते ही सीधे कामकाज शुरू भी हो जाता है। इधर मोदी सरकार के मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया है, उधर ओडिशा में बीजेपी का सीएम कौन होगा, यह सस्पेंस खत्म हो चुका है। बीजेपी ने यहां मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहे नामों से अलग व्यक्ति का चयन कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह सरप्राइज दिया है। ओडिशा में सीएम तय करने के लिए पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। दोनों केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री के चयन के लिए ओडिशा पहुंचे थे। यहां विधायकों के साथ दोनों नेताओं ने बैठक की। बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के तौर पर मोहन चरण मांझी के नाम पर मुहर लगी। ओडिशा में 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। केवी सिंह देव और निमापदा सीट से पहली बार विधायक बनी प्रवती परिदा उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इन नामों का ऐलान किया। मैंने विधायक दल के सम्मानित सदस्यों से मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केवी सिंह देव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया। इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंह देव जी और श्रीमती प्रभाती परिदा इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। जो आपने थोड़ी देर पहले यूपी में देखा था, उसके बाद आपके मन में कुछ सवाल खड़े होने होंगे, लेकिन जो ओडिशा में देखा उसके बाद वो पुरानी लाइन पार्टी विद डिफरेंस आपको याद आ रही होगी। वहां पर पार्टी विद डिफरेंसेस थे। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन मांझी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। 52 साल के मोहन मांझी ओडिशा का बड़ा आदिवासी चेहरा है। मोहन मांझी ने सरपंच के तौर पर सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। साल 2000 में वो पहली बार क्योंझर सीट से विधायक बने। इसके बाद वो इसी सीट से 2004 और 2019 में भी चुनाव जीते। मौजूदा विधानसभा चुनाव में चौथी बार 11,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे। ओडिशा के जनता मैदान में कल शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली से ओडिशा तक सरकारें बन चुकी हैं। मोदी 3.0 के मंत्रियों से लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्रियों तक सब कुछ तय हो चुका है। इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। बयान में बहुत सारे संकेत हैं और संदेश भी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बयान में चुनाव, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। मोहन भागवत 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये सब बातें कही। मोहन भागवत के भाषण के खास बिंदु क्या हैं, वो जरा ध्यान से देखिए। संघ चुनाव परिणामों में नहीं उलझता। चुनावी स्पर्धा में एक मर्यादा होनी चाहिए। संसद में सहमति होनी चाहिए। विरोधी नहीं, प्रतिपक्ष कहना चाहिए। चुनावी स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध नहीं। जिसमें अहंकार नहीं आता, वही सेवक कहलाने का अधिकारी। सबसे पहले आपको ऐसे तमाम संदेश और संकेतों वाला मोहन भागवत का बयान सुनाते हैं। इसके बाद बयान पर जारी सियासी घमासान के शब्द बाण भी आपको जरूर देखने चाहिए। 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। सबसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव परिणामों को लेकर संघ की भूमिका पर बयान दिया। समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते।
हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। बाकी क्यों हुआ क्या हुआ इस चर्चा में पड़ते नहीं। मोहन भागवत ने चुनाव प्रचार का भी जिक्र किया। प्रचार में मर्यादा और सत्यता पर जोर दिया। चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। आगे मोहन भागवत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया एक स्पर्धा है, कोई युद्ध नहीं है। स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। संघ प्रमुख ने कहा कि संसद में सहमति जरूरी है, विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहने की जरूरत है। इससे देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। आखिर में मोहन भागवत ने मणिपुर में जारी हिंसा पर ध्यान देने की बात कही। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? संघ प्रमुख को जो कहना था उन्होंने कह दिया। अब राजनेता और सियासी पंडित अपने अपने हिसाब से बातों के संकेत और संदेश निकाल रहे हैं। मोहन भागवत के बयान पर नेता अपने अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। विपक्ष नेताओं की तरफ से कैसे शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं, आइए देखते हैं। मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है। मणिपुर को और मणिपुर की जनता के लिए सुरक्षा और उनके तमाम अधिकारों को और उनके जो अधिकार हैं उसके लिए सरकार को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। इस सबके बीच में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बंगाल के रानीगंज से, जहां एक अकेला पुलिस वाला 7 डकैतों पर भारी पड़ा। ठीक सुना आपने, एक अकेला पुलिस वाला 7 डकैतों पर भारी पड़ा है। रानीगंज में भारी हथियारों से लैस बदमाश बैंक में घुसे और हथियार लहराने लगे। सूचना मिलने के बाद मौके पर जब पुलिस पहुंची तो दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 4 करोड़ से ज्यादा की डकैती को नाकाम कर दिया गया। लूट का आधा हिस्सा छोड़कर भागे बदमाश। कम से कम 20 राउंड फायरिंग की गई है। एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी है। और अब न्यूज टॉप 9। यूपी के हरदोई में युवराज हत्याकांड पर जबरदस्त बवाल, भीड़ ने पुलिस पर की पत्थरबाजी, उपद्रवियों पर लाठीचार्ज। बिहार के दानापुर में 44 साल के युवक की हत्या पर आक्रोश, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी। पंजाब के मोहाली में पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी 30 से 40 गाड़ियां आग में जलकर खाक, आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। केरल के तिरुवनंतपुरम में कथित शराब घोटाले पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मोदी 3.0 में पीएमओ ने एक्स हैंडल पर कवर इमेज बदली। प्रधानमंत्री मोदी की सेंट्रल हॉल में संविधान को सिर से लगाते तस्वीर को कवर पर लगाया गया, डीपी में भी बदलाव किया गया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह कल, दिल्ली के दक्षिण के सुपरस्टार चिरंजीवी समारोह में शामिल होने के लिए विजयवाड़ा पहुंचे। ओडिशा में डिप्टी सीएम चुने गए केवी सिंह देव के समर्थकों ने मनाया जश्न, भुवनेश्वर में घर के बाहर की आतिशबाजी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, 1000 रुपए देने की मांग की, सरकार ने बजट में किया था ऐलान। महाराष्ट्र में थाने के कई इलाकों में जमकर बारिश, कई जगह पानी भरने से ट्रैफिक जाम।
और आगे देखिए मोदी 3.0 का ब्लूप्रिंट तैयार, चीन खास का पक्का इलाज, द पीएम फैक्टर।